नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। हम लोग यानी मैं और शरद गुप्ता इन दिनों एक महाराष्ट्र के अखबार समूह लोकमत के राष्ट्रीय कार्यालय में प्रधान संपादक हैं और हमारे पुराने मित्र हैं। हमारे कार्यक्रमों में आप उनको हमेशा पाते रहते हैं। बहुत सारे अखबारों से जुड़े रहे, मुझसे उम्र में छोटे हैं, तो बहुत हम लोगों का जब से वो है पत्रकारिता से पहले से रिश्ता है और ये किस्मत का मैं कहूँगा वो है प्रभाव है कि वो रिश्ता कायम है और उसमें उत्तरोत्तर प्रगाढ़ता आई। तो शरद और हम आज वो जो दो लड़कों ने अभी अपनी जो एक यात्रा निकाली हुई है बस में, जिनको दो लड़के कह रहे हैं बीजेपी के कई नेता, तो उनकी यात्रा से क्या फ़र्क पड़ा है, उसी रूट पे हम लोग जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहाँ से वो शुरू हुए थे वहीं से हम लोगों ने भी शुरू कर दिया है। कोहरा है, सुबह कोहरा था जब हम लोग शुरू हुए और अभी कुछ घट रहा है, तो उम्मीद है कि दिन अच्छा गुजरेगा। तो शरद जी से बात करते चलेंगे क्योंकि ढेर सारी सूचनाएं उनके पास हमेशा रहती हैं, कुछ मेरे पास भी हैं, तो हम लोग बातचीत आपके पास पहुंचाते हैं सबसे पहले, और फिर जो दिन भर में करेंगे उसको अलग वीडियोस में भेजेंगे। तो शरद जी, अब तक आपके पास उत्तर प्रदेश का क्या ब्रीफ आया? चूँकि इतने दिनों से बहुत सारे कार्यक्रमों में, डिबेट्स में आप भी रहे, मैं भी रहा, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास उत्तर प्रदेश से ही आप आते हैं। आपके अपने नाते रिश्तेदार दोस्त यार सब वहाँ हैं ही हैं, प्लस एक पत्रकार होने के नाते, जागरूक पत्रकार होने के नाते आप बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए रहते हैं, पहले भी आप गए हुए हैं। तो अब क्या लग रहा है, आज की तारीख में आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से चीज़ें बहुत बदली नहीं है। ठीक। बीजेपी लगातार ग्राफ नीचे जा रहा है, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का ऊपर जा रहा है। जी, मैं थोड़ा सा कह दूं, राष्ट्रीय लोकदल एक सीमा में है। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में अधिकतम आप मान सकते हैं कि 60 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के होने से फर्क आएगा। जी जी। तो चूंकि गठबंधन है जी, और 400 में से अगर 40 सीटें भी हैं तो 10%, 60 है तो 15%। जी तो ये भी बहुत होता है ऐसे में जब एक सीट की मारामारी हो। जी जी जी। तो खैर, दो ट्रेंड तो ये हो गया कि बीजेपी नीचे जा रही है और समाजवादी पार्टी ऊपर जा रही है। ठीक है। तीसरा, बसपा कहीं कहीं अपने कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे उसका कुछ इन्फ्लुएंस है, जहाँ उसने कुछ अच्छे कैंडिडेट खड़े किए हैं। जी। और चौथा रहा तो कांग्रेस की हालत ऐसी है कि जो मैं कहूँगा तो 2014 चुनाव में जैसी आम आदमी पार्टी थी कि कैंडिडेट उसने अच्छे खड़े किए हैं, साफ सुथरे हैं, क्रिमिनल नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, किसी कॉज के लिए लड़ने वाले हैं, लेकिन जीत पाएंगे इसमें संदेह है, क्योंकि अब राजनीति जैसी हो गई है उसमें अच्छे कैंडिडेट का जीतना ये विरोधाभासी चीज है। ये अच्छा कैंडिडेट और जीत। ठीक। तो ये 4 बड़े ट्रेंड हैं। बाकी इनसे जुड़े हुए और कई चीजें हैं। पहली चीज ये है कि कांग्रेस कंसिस्टेंट नहीं रही। कांग्रेस ने बहुत लेट शुरू किया, तो लेट शुरू किया अखिलेश यादव ने भी। बहुत लोग कहते रहे कि साहब ये वॉकओवर दे रहे हैं, लेकिन अचानक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अखिलेश की पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, उसका जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन है जब वो सरकार में आए थे अकेले बहुमत में, वो 30% के आसपास था, और मायावती जी भी जब सरकार में आई उनका भी 30% के आसपास था, और जब वो नहीं आते तो वो लोग 20-22% में रुक जाते हैं। सत्ता में जब नहीं आते तो 7-8% का उनका डिटेरिएशन हम लोग देखते हैं कि पिछले बहुत सारे चुनावों का उत्तर प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो आप कह सकते हैं कि जो बार है वो काफ़ी ऊंचा खड़ा कर दिया था 17 में। उसने करीब 40% वोट हासिल किए थे। तो आप जानते ही हैं कि 30% के बाद
फिर इस 40% वाले बार को छूना और मुकाबले में आना, यहाँ पे जो इंचिंग होती है बहुत टफ होती है। बहुत ही छोटे छोटे सामाजिक समूहों से आपको समर्थन चाहिए, बहुत व्यापक स्तर पर, तब आप बूंद बूंद से घड़ा भर सकते हैं और वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ पे ये जीत का बार है। मैं स्वीकार करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने भी काफ़ी कुछ गंवाया है इस दौर में और उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, इतनी भीषण महंगाई है कि जितनी कभी आज़ादी के बाद के इतिहास में नहीं रही, इतनी भीषण बेरोजगारी है जितनी कभी आज़ादी के बाद इस स्तर पे नहीं रही। तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं का ह्रास है, एक तानाशाही से मिलती जुलती सरकार चलाने की कोशिश है, धार्मिक बंटवारा है, बहुत सारी चीज़ें नकार में हम उनके जोड़ सकते हैं। उनकी आर्थिक परफॉर्मेंस कोई ऐसी नहीं है, सिवाय इंफ्रास्ट्रक्चर के उनका काम कहीं नज़र नहीं आता जिसमें उनका भारी जोर है। या यूँ भी कह सकते हैं कि वो केंद्रीय सरकार के एक मंत्री विशेष जो हैं, जिनके हाथ में रोड बनाने का काम है, उनकी विशेषज्ञता या उनकी विशेषता भी हो सकती है। जो भी हो, तो इसके अलावा कोई उपलब्धि ऐसी नज़र नहीं आती। रादर केंद्रीय सरकार के बहुत सारे फैसलों से असंतोष होने की बहुत सारी गुंजाइशें हैं। ये सब देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में आज आप इस स्तर पे पाते हैं और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसको 30% से कितना ऊपर आपको लगता है वो पहुंच सके? आपने काफ़ी चीज़ पहले ही स्पष्ट कर दी है, लेकिन इसमें जो एक बड़ा फर्क है दोनों पार्टियों में जी। कि भाजपा अपने नेटवर्क, अपना जो ग्राउंड लेवल पे उन्होंने अपना जो कार्यकर्ताओं का नेटवर्क एक बनाया हुआ है जी, उसकी वजह से उसको एक मजबूती मिलती है जी, और उसमें संघ भी है, तो आरएसएस प्लस बीजेपी बहुत पोटेंट फोर्स हो जाते हैं जी। और जो आप जाति समूहों का कह रहे हैं तो वो बिल्कुल एकदम ग्राम स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे, ग्राम सभा लेवल पे उस पे जाके और काम करते हैं। दूसरा उनका काम करने का तरीका है थ्रू सोशल मीडिया, जो 2014 से 2019 तक बहुत सशक्त तरीके से चला, लेकिन 2018-19 के बाद से विपक्ष को भी समझ में आ गया कि सोशल मीडिया के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक। और ख़ास तौर से जब लोगों की नाराज़गी बढ़ी 2019 के बाद से मोदी सरकार से, तो हालत ये हो गई कि साहब उन्होंने डिसलाइक का बटन ही हटा दिया। ठीक। कि साहब कोई मोदी जी को डिसलाइक ना कर सके जी। क्योंकि लाइक से कहीं ज़्यादा डिसलाइक हो रहे थे। लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पे फूट रहा था। तो जिस चीज़ के सहारे उन्होंने करीब 6 साल राज किया, अब उसी सोशल मीडिया से बीजेपी को डर लगने लग गया। अच्छा। तो उन्होंने सोशल मीडिया के बजाय अपना वही जो फुट सोल्जर्स हैं से आप कहेंगे बिल्कुल ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता, उनके ज़रिए वो अभी भी काम कर रहे हैं क्योंकि उनका नशा अभी टूटा नहीं है। ठीक। दूसरी ओर सपा ज़मीनी स्तर तक मुलायम सिंह के ज़माने में भी थी, लेकिन वो कभी कार्यकर्ता का उस तरीके का नेटवर्क उनके पास न कभी था न आज भी है। ये जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, राष्ट्रीय लोक दल हो, ऐसी जितनी भी पार्टियां हैं, ये सब सेंटिमेंट्स के सहारे चलती हैं। अखिलेश भैया के लिए लोग जान दे देंगे, वैसे ही जैसे मुलायम सिंह यादव के लिए। मुलायम सिंह यादव को हर जिले, हर शहर, हर गांव, हर व्यक्ति का, हर कार्यकर्ता का नाम से जानते थे। ठीक। इसीलिए अक्सर होता था कि जब कहीं कोई घटना हुई तो जब तक उनकी सरकार के अफसर उनको बताएं कि साहब वहाँ पे ऐसा ऐसी दुर्घटना हो गई है, वहाँ पे ऐसा हो गया है, इतना बड़ा हादसा हो गया है, तो उससे पहले ही मुलायम सिंह जी के पास सारी जानकारी होती थी क्योंकि उनको कार्यकर्ता सीधे अप्रोच करते थे। ठीक। तो वो जो सीधा चैनल था उसका कोई दूसरा मुकाबला था ही नहीं। और जो लोग आज कहते हैं कि साहब बीजेपी से कोई कैसे मुकाबला कर सकता है जब इसके नेता 24 घंटे राजनीति खाते हैं, राजनीति पीते हैं, राजनीति सोते हैं, राजनीति सोचते हैं, तो यही चीज़ मुलायम सिंह यादव और लालू यादव जैसे लोगों की थी। ठीक। वो भी 24/7 के पॉलिटिशियंस थे। ठीक।
अब स्थितियां बदल गई हैं, अब सोशल मीडिया आ गया है, लोगों में जागरूकता आई है। और जैसा एक CSDS लोकनीति ने सर्वे किया था 2019 के चुनाव में, और उसमें उन्होंने पाया कि 35% मतदाता चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अपना मन बना लेते हैं कि किसको वोट देना है। ठीक। लेकिन 65% ऐसे हैं जो चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद, तो इसको आप फ्लोटिंग वोटर्स भी कह सकते हैं, लेट राइजर्स भी कह सकते हैं। तो हम यही इसको कट करते हैं और वो उन 65% लोगों की राय जानने हम लोग आज चल पड़े हैं। और आपको बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जो हम बीच बीच में जहाँ जो तैयार करेंगे, शुरुआत के लिए आपके सामने हाजिर है। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।